हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इल्तुतमिश के बारे में बात करेंगे। उसके जीवन में जो कठिनाइयाँ आई उसके बारे में, और उसने क्या-क्या अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त की, कौन सी जीत प्राप्त की, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। इल्तुतमिश दास वंश के इतिहास में वही स्थान रखता है जो बाबर का मुगल वंश के इतिहास में है। यानी इल्तुतमिश का जो स्थान है वो काफ़ी ऊंचा था दास वंश में। उसका पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। उसके पिता का नाम था एलम खां, जो तुर्कों के इलबारी कबीले का एक प्रधान व्यक्ति था। उसमें काफ़ी गुण थे, वो काफ़ी सुंदर था, वो काफ़ी बुद्धिमान था। तो उसके पिता जो उससे काफ़ी प्रेम करते थे, अब उसके भाइयों को इसमें ईर्ष्या होने लगी और उन्होंने इल्तुतमिश को बुखारा जा रहे सौदागरों के एक कबीले के हाथ बेच दिया। अब काफिला जा रहा था बुखारा, वहाँ के जो सौदागर थे, इसके भाइयों ने इल्तुतमिश को उनके हाथ बेच दिया। अब ये एक दो बार और बेचा गया तो सौदागर जमालुद्दीन इसे गजनी ले आया। वहाँ से उसे दिल्ली लाया गया। अब दिल्ली आकर उसे कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में बेच दिया गया। अब वो होनहार था, उसमें सुंदरता, गुण, बुद्धिमत्ता, चरित्र की उच्चता थी, उसमें उसका कोई सानी नहीं था। उसने शिक्षा भी प्राप्त की, पढ़ना लिखना भी सीख लिया। अब ऐसा भी कहा जाता है कि जो मोहम्मद गोरी था, इल्तुतमिश पर प्रभावित था मोहम्मद गोरी, इसलिए उसने उसकी सिफारिश करते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक को यूं लिखा था कि इल्तुतमिश के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब वह ख्याति प्राप्त करेगा, यानी काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। उसने तेज गति से उन्नति की। वह उन्नति करता हुआ सर जानदार एवं अमीर शिकार के पद पर जा पहुंचा। अब ग्वालियर की जब जीत हुई, जब कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में इल्तुतमिश ने ग्वालियर की जीत प्राप्त की, तो उसे बनारस का शासक बना दिया गया। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुश होकर अपनी पुत्री का विवाह भी उसके साथ कर दिया। उसे अमीर उल उमरा की उपाधि भी दी गई। 1211 ईस्वी में वह दिल्ली का सुल्तान बना और 1236 ईस्वी तक उसने शासन किया। लेकिन इल्तुतमिश जब शासन कर रहा था, तो उसके शासन काल में उसे काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब एक दास वंश से ऊपर उठकर शासक बनेगा तो उसके रास्ते में काफ़ी कठिनाइयाँ आएंगी। अब उसके सामने भी काफ़ी कठिनाइयाँ आई, जिसमें सबसे बड़ी कठिनाई तो उसकी असंगठित राज्य था, जो कि राज्य उसका था बिल्कुल अव्यवस्थित था, असंगठित था। राज्य को स्थापित हुए अभी 4 ही वर्ष हुए थे। इन 4 वर्षों में कुतुबुद्दीन ऐबक राज्य को कोई ठोस ढांचा ही नहीं दे सका। राज्य की सारी शक्ति का आधार जो थी वो सेना थी। अब तुर्क सरदार शासन कार्य चलाते थे। ये सभी सरदार महत्वाकांक्षी थे। वह सत्ता हथियाने के लिए लगे रहते थे, शासन की ओर कोई ध्यान ही नहीं देते थे। राज्य में अराजकता फैली हुई थी। यह राज्य किसी भी समय छिन भिन हो सकता था। ये समस्या उसके सामने काफ़ी बड़ी थी कि ऐसे असंगठित राज्य को संगठित कैसे किया जाए, न्याय का प्रबंध कैसे किया जाए। अब जो उसकी दूसरी समस्या थी वह थी कुतुब्बी और मुअज्जी सरदारों का विरोध। अब इल्तुतमिश के गद्दी पर बैठते ही जो कुतुब्बी और मुअज्जी सरदार थे वो उसका विरोध करने लगे। अब उसका विरोध करने का एक कारण ये भी था कि वो कहते थे कि राजगद्दी पर किसी राजघराने से संबंधित व्यक्ति को बैठना चाहिए, क्योंकि राजगद्दी पर बैठने से पहले वो भी उनकी तरह एक सरदार था। अब सरदार से उठकर वह जब सुल्तान की जब उसे उपाधि मिली, जब वह राजा बना, जब सुल्तान बना, तो उनसे ये सहन ना हुआ। वो चाहते थे कि ऐसा ना हो। ये एक काफ़ी बड़ी समस्या थी उसके सामने। अब एक समस्या नासिरुद्दीन कुबाचा की भी थी। अब जो नासिरुद्दीन कुबाचा था वो सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक का बहनोई था। वो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में वह मुल्तान तथा उच्च का सूबेदार भी रहा था, परंतु कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। उसने कोहराम, सरसूती, लाहौर पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इसके अतिरिक्त कुबाचा एक वीर सेना नायक भी था।
अब कुतुबुद्दीन ऐबक का संबंधी होने के नाते वह दिल्ली की राजगद्दी पर अपना अधिकार समझता था। अब वह नहीं चाहता था कि इल्तुतमिश बैठे राजगद्दी पर। अब वह इल्तुतमिश का विरोध कर रहा था। ऐसे महान जो नासिरुद्दीन कुबाचा काफ़ी वीर था, अच्छा सूबेदार था। अब ऐसे सूबेदार के सामने टिके रहना ये काफ़ी मुश्किल था। ये काफ़ी कठिन काम था इल्तुतमिश के लिए। अब एक कठिनाई उसके सामने थी ताजुद्दीन यल्दौज। ताजुद्दीन यल्दौज मोहम्मद गोरी का एक सेनापति था। अब मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उसने गजनी पर अधिकार कर लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक को भी वो काफ़ी परेशान करता था, परंतु कुतुबुद्दीन ऐबक उसकी शक्ति को कुचलने में असफल रहा था। अब जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई तो उसने गतिविधियां और भी तेज कर दी। उसने स्वयं को गजनी तथा भारत का शासक घोषित कर दिया। इल्तुतमिश को सूबेदार के रूप में कार्य करने के लिए आदेश दिया। उसे कहा कि उसके अधीन रहकर कार्य करे, लेकिन इल्तुतमिश ने उसकी ये बात नहीं मानी। अब ये भी एक महान कठिनाई थी जो इल्तुतमिश के सामने आई। फिर उसने बंगाल के जो खलजी सरदार थे उनका विरोध भी उसे सहन करना पड़ा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बंगाल के खलजी सरदारों के आपसी संघर्ष में हस्तक्षेप किया था। अब उसने उनके बारे में भी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसने खलजी सरदारों को भी अपने जो हाथ में कर रखा था। उसने वहाँ स्थिति पर जो नियंत्रण रखा था और मर्दान खान नामक व्यक्ति को वहाँ का शासक नियुक्त किया था। बदले में अली मर्दान खान ने भी सुल्तान को वार्षिक कर देना स्वीकार कर लिया था। लेकिन जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई, उसने बंगाल में स्वयं को एक स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। इल्तुतमिश अधिकार चाहता था, लेकिन जो वो खलजी सरदार थे वो स्वतंत्र रहना चाहते थे। अब ये भी एक कठिनाई थी। अब राजपूतों का खतरा तो सबसे बड़ी कठिनाई थी। दिल्ली सल्तनत को राजपूत सरदारों से भी काफ़ी खतरा था। कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में ये सरदार शांत रहे, इस बात का दिखावा करते रहे कि वह दिल्ली के सुल्तान के अधीन है। लेकिन जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई, राजपूत ने तुर्क सरदारों को अपने राज्य से मार भगा दिया और रणथंभौर के राज्यों में चौहान शासकों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। दिल्ली सल्तनत के अस्तित्व के लिए इन सरदारों का दमन करना काफ़ी आवश्यक था, क्योंकि जो राजपूत थे वो काफ़ी बहादुर जाति के थे। अब जब तक उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक था तो उन्होंने उनकी जो सरदारी मान रखी थी, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उन्होंने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अब इल्तुतमिश के सामने ये काफ़ी बड़ी कठिनाई थी कि ऐसी महान, ऐसी बहादुर जाति का सामना कैसे किया जाए। फिर मध्य एशिया के मंगोल, ये भी एक खतरा था। मंगोलों का जो नेता था वो चंगेज़ खान था। उसके नेतृत्व में मंगोलों ने मध्य एशिया के अनेक राज्य को नष्ट कर दिया था। ख्वारिज्म का शाह जलालुद्दीन भी उनकी अत्याचारी नीति का शिकार हो चुका था। निस्संदेह इल्तुतमिश के लिए एक घोर संकट का समय था कि इन मंगोलों से कैसे बचा जाए, इन्हें कैसे हराया जाए, इनसे अपने राज्य की कैसे उसको राज्य को कैसे संभाला जाए, राज्य की सुरक्षा कैसे की जाए। अब लेकिन इन सब कठिनाइयों के होते हुए भी इल्तुतमिश, जो कि एक कुशल शासक प्रबंधक था, तो उसने कुछ सफलताएं प्राप्त की इन सब के ऊपर। सबसे पहले उसने कुतुबी और मुअज्जिज सरदारों का जो है दमन किया। इल्तुतमिश ने सरदारों का दमन करने के लिए युद्ध तथा कूटनीति से काम लिया। उसके सिंहासन पर बैठते ही कुतुबी मुअज्जिज सरदारों ने दिल्ली के समीप विद्रोह का झंडा फहरा दिया। इल्तुतमिश का इन सरदारों के साथ जड़ के रण क्षेत्र में सामना हुआ। वह उन्हें पराजित करने में सफल हुआ। यमुना नदी के किनारे इल्तुतमिश ने अनेक सरदारों को मौत के घाट उतार दिया। अब जो सरदार बचे उन्होंने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। सरदारों के दमन के बाद, उनको समाप्त करने के बाद, उसने दिल्ली, बनारस, बदायूं, अवध पर अपना अधिकार कर लिया। अब उसने ताजुद्दीन यल्दौज का भी दमन किया। इल्तुतमिश ने ताजुद्दीन यल्दौज का भी बड़े साहस से सामना किया। उसने उनका भी दमन किया। किसी भी समय उसे पता था कि संकट का उसे सामना करना पड़ सकता है, इसलिए उसने ताजुद्दीन यल्दौज का जो उसे ख़त्म करने के लिए कदम उठाए। उसने तराइन के मैदान में दोनों पक्षों में घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में यल्दौज पराजित हुआ। उसे बंदी बनाकर बदायूं के किले में बंद कर दिया गया।
वहाँ पर उसकी मृत्यु भी हो गई थी। अब उसने नासरुद्दीन कुबाचा को भी हराया। यल्दौज ने नासरुद्दीन कुबाचा को पराजित कर लाहौर पर अधिकार कर लिया था। कुबाचा ने लाहौर पर पूर्ण अधिकार कर लिया। वह राज विस्तार की इच्छा रखता था। ऐसे महत्वाकांक्षी विरोधी से निपटने के लिए इल्तुतमिश ने इस पर आक्रमण कर दिया, उसे पराजित कर दिया। उसने मंगोलों के आक्रमण का जो खतरा था उसे निपटाकर इसकी ओर ध्यान दिया। जैसे ही मंगोल आक्रमण का भय समाप्त हुआ, इल्तुतमिश ने कुबाचा की शक्ति को कुचलने की ओर ध्यान दिया। इल्तुतमिश ने इस आक्रमण से कुबाचा घबरा गया। वह दुर्ग में जाकर छिप गया। अब इल्तुतमिश की जो सेना थी वो 3 मास तक उस दुर्ग को घेरे रखी उसकी सेना ने। अब आखिर में क्या हुआ कि निराश होकर कुबाचा ने सिंध नदी में छलांग लगा दी और नदी में डूबकर वह मर गया। अब उसके सारे प्रदेश दिल्ली में मिला लिए गए और इल्तुतमिश को एक और बड़े शत्रु से छुटकारा मिल गया। मंगोलों के आक्रमण से भी रक्षा की, राजपूतों से युद्ध किया, क्योंकि राजपूत जो थे वो वीर जाति थी। भारत में कोई भी शासक राजपूतों के अधीन किए बिना उत्तरी भारत का स्वामी नहीं बन सकता था। अब इल्तुतमिश को ये बात पता थी। उसे भी राजपुताने के स्वतंत्र शासकों से टक्कर लेनी पड़ी। सबसे पहले उसने 1226 में रणथंभौर पर आक्रमण किया। वहाँ के राजा वीर नारायण को उसने हराकर वहाँ का प्रसिद्ध दुर्ग अपने अधिकार में ले लिया। अब जब जो डॉक्टर के निजामी हैं उनके अनुसार वो कहते हैं कि रणथंभौर एक अजेय दुर्ग था, उसे कोई जीत नहीं सकता था। उस पर किए गए 70 आक्रमण विफल हो चुके थे। अतः इल्तुतमिश की रणथंभौर जीत एक महान जीत थी, सैनिक सफलता थी। इसे कभी भी भूला नहीं जा सकता। इसे कहा जा सकता है कि इल्तुतमिश के जो अच्छा शासक प्रबंधक था, एक वीर शासक था, इसीलिए वह रणथंभौर के दुर्ग पर अधिकार कर सका। अब जब उसने ये सब किया तो उसने खलीफा की जो मंजूरी ली। इल्तुतमिश ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए जहाँ एक और तलवार से काम लिया, वहाँ दूसरी ओर कूटनीति का भी आश्रय लिया। उसने कूटनीति से भी काम किया। अब उसने अपना शासन चलाने के लिए बगदाद के खलीफा को एक पत्र लिखा, उसने प्रार्थना पत्र लिखा। उसने उसमें कहा कि उसे खलीफा की उपाधि दी जाए, उसे अमीर उल मोमिन की उपाधि प्रदान की गई, उसे खिल्लत भी भेजी गई। खिल्लत एक वेशभूषा होती है जो दी जाती है। खलीफा ने स्वयं इल्तुतमिश को सुल्तान की उपाधि से विभूषित किया। भला जिस व्यक्ति को मुस्लिम जगत का सबसे पूजनीय व्यक्ति सम्मानित करे, उसे राज्य की साधारण मुस्लिम जनता कैसे सम्मानित नहीं करेगी। अब उसे सम्मान मिलने लगा। उसने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया, जिसके कारण जो उसके विरोधी थे वो भी शांत हो गए। उसने ऐसे कई काम किए। उसने प्रशासनिक इकाइयों में अपने साम्राज्य को बांटा। इकाइयों को इक्ता के नाम से पुकारा जाता था। सुल्तान ने मुद्रा प्रणाली में भी आवश्यक सुधार किए। उसने चांदी का टंका, तांबे का जीतल नाम के सिक्के चलाए। उसने न्याय व्यवस्था ठीक की। दुखी व्यक्तियों की प्रार्थना ध्यान से सुनता था, उन्हें उचित न्याय देने का प्रयास करता था। उसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनवाया। उसने दिल्ली में काफ़ी महत्वपूर्ण काम किए। उसके समय में यह नगर शिक्षा और संस्कृति का मुख्य केंद्र बन गया। इल्तुतमिश ने एक दास से उठकर सुल्तान की उपाधि धारण की। उसने अपनी कठिनाइयों को पार किया, उन्हें सफलताओं में बदला और जनता की भलाई के लिए कार्य किए। थैंक यू।